ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बस ये तय किया है कि मैं और योगेंद्र यादव अभी पीएसी के मेंबर नहीं रहेंगे। योगेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल यही है कि क्या मैं पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह पार्टी मुझे जो आदेश देगी, मुझे जो भूमिका देगी, वो मैं पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार। राजनीति में पार्टियां यही इम्तिहान लेती हैं, कब आपको साधारण कार्यकर्ता से उठाकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना देती हैं और कब बेहद महत्वपूर्ण पद से गिराकर एक साधारण कार्यकर्ता। योगेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी जो भी फैसला करेगी उसे मैं स्वीकार करूंगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो चुकी है। तस्वीर बैठक के समाप्त होने के बाद की है। योगेंद्र यादव जब बाहर आए तो कैमरों ने उन्हें घेर लिया। सब जानना चाहते थे कि क्या हुआ, योगेंद्र यादव क्या बोलेंगे। उन्होंने यही कहा कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी स्वीकार करूंगा। प्रशांत भूषण भी बाहर आए और कहा कि हम और योगेंद्र यादव पॉलिटिकल अफेयर कमेटी पीएसी के मेंबर नहीं हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि जो भी फैसला हुआ है बहुमत से हुआ और हम स्वीकार करते हैं। कार्यकारिणी में बहुमत से फैसला हुआ। 21 स्थायी सदस्यों और 6 राज्य संयोजकों यानी कुल 27 में से 25 ही सदस्य मौजूद थे। योगेंद्र और प्रशांत भूषण को सिर्फ 8 वोट मिले, लेकिन मिले जिससे उनके पीएसी से बाहर होने का रास्ता साफ हो गया। यह साफ नहीं है कि उनके सवालों पर मतदान हुआ या उन्हें बाहर करने के सवाल पर मतदान हुआ। कुमार विश्वास ने कहा कि दोनों की नई जिम्मेदारी दी जाएगी। दोनों को नई जिम्मेदारी क्या है, इस पर अटकलें चलेंगी, कोई साफ अभी नहीं किया गया है। दिन भर खबरें आती रही कि योगेंद्र को महाराष्ट्र का प्रभारी और प्रशांत को लीगल सेल की जिम्मेदारी दी जाएगी, मगर इस पर औपचारिक घोषणा नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस बैठक में नहीं थे, मगर उनका सदस्यों से संपर्क जरूर रहा होगा। अरविंद के इस्तीफे को कार्यकारिणी ने खारिज कर दिया है। 8 घंटे तक चली इस बैठक से यह संकेत तो मिलता है कि आम आदमी पार्टी में फैसला बहुमत की औपचारिकता से ही होता है, लेकिन यह साफ नहीं हुआ कि मामला सुलझा है या इन दोनों नेताओं को किनारे कर दिया गया। मगर दोनों नेताओं के बयान बता रहे हैं कि वे साधारण कार्यकर्ता रहकर भी पार्टी में बने रहेंगे, लड़ेंगे शायद। बुधवार सुबह जिस तरह से माफीनामे से शुरुआत हुई, उससे लगा कि आम आदमी पार्टी में भलमनसाहत की तो कतई कमी नहीं है। आशीष खेतान ने अपने ट्वीट के लिए माफी मांगी। योगेंद्र यादव ने कहा कि मैं भी सुधरूंगा, श्रीराम शर्मा जी की तरह युग सुधरेगा, हम भी सुधरेंगे। कुमार विश्वास ने कहा कि वे दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं और मामला सुलझा लेंगे। ऐसी भलमनसाहत मूलक बयानों के साथ साथ चैनलों पर खबरें भी पहले से फ्लैश हो रही थी, जो बाद में साबित हुई कि दोनों को निकाल दिया जाएगा। योगेंद्र यादव ने भी कहा कि शाम को अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन कापासेड़ा के फार्म हाउस की बंद दीवारों को क्या पता था कि सब कुछ उसी तरह से तय होगा जो पहले से तय था। कापासेड़ा फार्म हाउस के बाहर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा थी। कुछ आप समर्थक भी योगेंद्र, प्रशांत भूषण, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की अच्छे दिनों वाली तस्वीरें लेकर आए थे। आप यूनाइटेड का हैशटैग भी छाप लाए थे। इन सब की मांग थी कि आप ना टूटे। आम आदमी पार्टी के कुछ शुभचिंतकों ने कार्यकारिणी को एक खत भी लिखा और कहा कि हम सब आप में हो रही घटनाओं को लेकर चिंतित हैं, खासकर आपके भीतर आलोचनाओं के प्रति बढ़ती असहनशीलता को लेकर। उन आवाजों को किनारे करने की कोशिश की जा रही है जो आंतरिक लोकतंत्र, जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। किसी भी पार्टी में विरोध और असहमतियां होती हैं, लेकिन उसे एक जिम्मेदार तरीके से संभालना चाहिए। इस पर दस्तखत हैं फिल्मकार आनंद पटवर्धन, हिमांशु ठक्कर, पुरुषोत्तम अग्रवाल जैसे लोगों के। क्या मामला सुलझ गया? प्रशांत और योगेंद्र के बाहर होने की बात तो पहले से ही कही जा रही थी। यह बड़ी बात है कि इस फैसले पर अब पार्टी के बहुमत की मुहर है। क्या यह साफ है कि जो सवाल उठाए गए थे उन पर कोई चर्चा हुई या फैसला हुआ? यह सब बताने के लिए सिर्फ कुमार विश्वास और पंकज को अधिकृत किया गया है। इसलिए आज स्टूडियो में आम आदमी पार्टी का कोई पक्षकार नहीं है, लेकिन राजनीति इसी को कहते हैं। कम से कम जो भी हुआ वो आमने सामने हुआ। दोनों खेमे 8 घंटे तक कार्यकारिणी में अपनी बातों को लेकर भिड़े रहे होंगे, लेकिन सब कुछ वो नहीं होता जो बैठक के बाद कहा जाता है। बैठक में क्या हुआ वो असली खबर होती है। क्या योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के बाहर होने से एक बार फिर तय हो गया कि पार्टी पर अरविंद केजरीवाल की ही पकड़ है? पार्टी के सदस्य अपने नेता को जानते और पहचानते हैं। यह बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं कि कार्यकारिणी में योगेंद्र और प्रशांत को 8 मत मिले हैं। इसका मतलब है कि 8 लोगों ने अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थकों से अलग राय रखी। क्या इन सब बातों से इस विवाद के अलावा आंतरिक लोकतंत्र की प्रक्रिया को विश्वसनीयता नहीं मिलती है? यह सही है कि जो नेता होगा और जिसकी पकड़ होगी वो बाजी मारेगा, लेकिन बाहर होने वालों का रिकॉर्ड भी इतना खराब नहीं है। तो आम आदमी पार्टी में लोकतंत्र का पालन हुआ या उसके नाम पर बोलने वालों को सजा मिली? बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने हमला बोल दिया है कि योगेंद्र यादव को बोलने की सजा मिली है। सवाल है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने बाहर होकर क्या हासिल किया? इस विवाद से अरविंद केजरीवाल ने क्या हासिल किया?
क्या वे इससे बरी हो गए कि पार्टी में सिर्फ उन्हीं की चलती है, या ये साबित कर गए कि उनके खिलाफ बोलकर भी 8 लोग कार्यकारिणी के सदस्य तो हैं ही? आप में से जो भी राजनीति में भागीदारी करते हैं या भविष्य में करना चाहते हैं, उन्हें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि पार्टी कैसे चलती है। किसी राजनीतिक दल की सारी उपलब्धि इस पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि वो सरकार कैसे चलाती है। पार्टी कैसे चलती है या यह चलाया जाता है, यह सवाल सरकार से भी बड़ा सवाल होना चाहिए। यह मेरा मत है। प्राइम टाइम में हम बात करते हैं समित पात्रा साहब, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर विवेक कुमार, राजनीतिक विश्लेषक जेएनयू के प्रोफेसर अभय कुमार दुबे, एडिटर CSDS, और शरद हैं हमारे सहयोगी उस कापस हेड़ा से सुबह से वहां अटके हुए हैं। शरद, हमें इतना बता दीजिए कि हुआ क्या कार्यकारिणी में? हमें संख्या के हिसाब से मतदान की तो सूचना है, क्या जो सवाल उठाए गए थे योगेंद्र और प्रशांत की तरफ से उन पर मतदान हुआ, या उन्हें बोलने या मीडिया में चिट्ठी लीक करने की सजा दी गई? क्या हुआ इसमें? देखिए, मतदान इसमें तो बिल्कुल नहीं हुआ है। जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे, मतदान केवल इस बात पर हुआ है, प्रस्ताव रखा गया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपने सदस्यों प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव को PAC से बाहर बुलाना चाहती है, तो जो लोग इसके खिलाफ हैं वो हाथ खड़ा करें। तो 8 लोगों ने जब हाथ खड़ा किया तो ये देखा गया कि बहुमत जो है वो दूसरी तरफ है। तो ये होते के साथ ही प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव बैठक से उठ के चले गए और ये ऐलान कर दिया गया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को वापस बुलाती है। तो ये तो वोटिंग वाली वोट हाँ, प्रस्ताव ही ये आया कि इन्हें बाहर निकालना है, यही प्रस्ताव था। प्रस्ताव ये आया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपने 2 सदस्यों को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से वापस बुलाती है। जो लोग इसके खिलाफ हैं, जो इसके विरोध में हैं, वो अपने हाथ खड़ा करें। तो 8 लोगों ने हाथ खड़ा किए और वहीं पर उसके बाद ही प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव उठ के चले गए, क्योंकि वो मान चुके थे कि वो ये बैटल जो है, ये वोटिंग में वो हार गए हैं। लेकिन जो बड़ी बात है, ये तो हो गया है जो हो गया है। आम आदमी पार्टी से अभी कोई भी जो है सवालों के जवाब देने को फिलहाल तैयार नहीं है। जो बड़ा सवाल है वो ये है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से बाहर क्यों निकाला गया है। इस सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं है। क्या उनके ऊपर जो आरोप थे, आरोप भी नहीं बताए गए हैं, और अगर कोई आरोप थे तो उसकी जांच क्या हुई, क्या रिपोर्ट आई, ये भी नहीं बताया गया है। और चलिए, अगर ये मान लिया गया चिट्ठी लीक करने की वजह से इनको बाहर निकाला गया है, तो चिट्ठी तो दूसरों ने भी लीक की थी, क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई की पार्टी ने बात कही है? ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि केवल एक तरफा जानकारी आई है, अभी दूसरी तरफ से जानकारी आनी अभी बाकी है, और बहुत कुछ खुलना अभी बाकी है। केवल एक तरफ का पक्ष आया है, दूसरी तरफ से पक्ष बिल्कुल नहीं आया। दूसरी तरफ से पक्ष खुलना बाकी है। शरद कह रहे हैं कि अभय जी, आपसे पहले मैं चाहता हूं कि संबित भाई के पास जाऊं, भाजपा के जुझारू प्रवक्ता, और संबित भाई के पास जाने का मेरा मकसद ये है कि लोकतंत्र में 2 पार्टियों की हम तुलना करते हैं, हम और आप भी, दोनों की खिंचाई या सराहना, दोनों की तुलना करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आंतरिक मामला होने के साथ साथ बावजूद दोनों पार्टियां या सब पार्टियां एक दूसरे की आंतरिक गतिविधियों पर नजर रखें। इससे पता चलता है कि आप कितने क्या हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत साफगोई से आज एक अलग लेवल का डिस्कशन मैं करना चाहूंगा। पहले ये कहते हुए नहीं, बिल्कुल सच कह रहा हूं। और देखिए, पहले ये कहते हुए आरंभ करूंगा कि दिल्ली के जो परिणाम आए उसमें आम आदमी पार्टी का जो अद्भुत प्रदर्शन रहा है और हमारी जो जबरदस्त हार रही है, हम भी इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि दिल्ली में क्या हुआ है। चल रहा है, प्रणाली चल रहा है, उनके यहाँ भी इंट्रोस्पेक्शन संगठन को लेकर चल रहा है। ऐसे में मैं अगर उनके घर में पत्थर फेंकूं, टिप्पणी करूं, सरकाज़म करूं, ये जनता पसंद नहीं करेगी। मगर ये कहते हुए फिर भी मैं चाहता हूं आप राजनीतिक बात करें। नहीं, मैं तभी मैं दूसरे मैंने शुरू में तो कहा आज आप इसलिए हैं। मैं समझ गया, वो आपने बहुत सटीक विषय कहा। इसलिए मैं आज सेज एडवाइस देना चाहूंगा, ना कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन। एक ऋषि बनकर इस पे विषय रखूंगा। मैं ये कार्यक्रम जंगल में नहीं कर रहा हूं, मैं ऋषि मुनियों का आदर संस्कार, मैं 1-2 पॉइंट महत्वपूर्ण रखूंगा। पॉइंट देखिए, संगठन, आज संगठन पे चर्चा चल रहा है। संगठन कई वर्षों के संचित तप, जो कार्यकर्ता होते हैं उनके संचित तप का नतीजा होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 30 वर्षों के संचित, उससे पहले जनसंघ, अचानक नहीं बनता है ये सब। हम समुद्र मंथन की बात करते हैं। कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो, कार्य हो, इलेक्शन हो, वो समुद्र मंथन ही है। समुद्र मंथन से अंततः अमृत निकलता है, उससे पहले विष निकलता है। कभी कभी ऐसा होता है, इतना ऋषि मुनि टाइप बोलिएगा तो फिर मैं बीच में आपको रोकने लगूंगा। सुनिए ना, मैं बता दूंगा उसी में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले अमृत निकल जाता है, बाद में विष आता है, मगर विष तो आता है। विष आया है। ये जो हुआ है, क्या आपकी पार्टी में ऐसा कभी हुआ था? 2 लोग, हालांकि शरद ने एक बात कही कि एक ही पक्ष आया है,
तो ये ना समझना चाहिए कि सुलझ गया या वहां पर सारे सवालों के जवाब मिले या क्या हुए। लेकिन फिर भी क्या ये आपकी पार्टी में ऐसा मुमकिन हो सकता था, ऐसा कोई ऐसी कोई स्थिति आए और जिसमें मतदान? देखिए, राजनीति के कुछ स्वाभाविक गुण होते हैं और उसमें सभी पार्टी को इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, मगर परिपक्वता एक शब्द होती है और संयम दूसरा शब्द होता है। और जब आपकी पारी बहुत लंबी होती है तब आप कालखंड के साथ साथ परिपक्व भी हो जाते हैं और आप इन चीजों को संभालना जानते हैं। इस जो घटना हुई है, एक विपक्ष के नाते चार्ज किया नहीं, मैंने आपको आरंभ में कहा, मैं चार्ज नहीं करना चाहूंगा, ये उनके पार्टी का आंतरिक विषय है, मैं केवल एनालिसिस। चलिए अच्छा, आज आप सेज की मुद्रा में हैं, मैं ऋषि बना। और ये मौका सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे दर्शकों को ये ज्यादा महत्व इस बात पे देना चाहिए कि कोई पार्टी कैसे चलती है, उसी आधार पर सरकार की जिम्मेदारी दी जाती है। तो गवर्नेंस, जिसको मैं बड़ा मसला नहीं मानता हूं, ये जानते हुए भी कि वो बहुत जरूरी है लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए, लेकिन फिर भी अभय जी जो हुआ वो सुलझ गया या कांटा चुभा रह गया? नहीं, देखिए, राजनीति में जब किसी पार्टी के अंदर दो कार्यदिशाओं के बीच में संघर्ष होता है, जिसको हम लोग मार्क्सवादी शब्दावली में टू लाइन स्ट्रगल कहते हैं, मतलब जो है जो संघर्ष होता है, ये टू लाइन स्ट्रगल है या वन मैन स्ट्रगल? नहीं, ये टू लाइन स्ट्रगल है। ये 2013 से चल रहा है। ठीक है। 2013 में जब 28 सीटें मिली थी आम आदमी पार्टी को, उसी के बाद से वहां बहस शुरू हो गई थी कि इस पार्टी को लोकसभा का चुनाव कैसे लड़ना चाहिए। पर ये तो आइडियोलॉजिकल बात है। शरद ने एक बात कही है कि ये तो तय ही नहीं हुआ कि आप जो कह रहे हैं, जो लाइन है, लाइन पे मतदान होता है। विचारधारा सबकी एक है। हाँ, विचारधारा और स्ट्रेटजी दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ। ये स्ट्रेटजी के ऊपर बहस है। तो स्ट्रेटजी की तो बहस नहीं हुई, ये कहा गया कि इनको निकाला जाएगा, जो प्रस्ताव आया, जो शरद बता रहे हैं। हाँ। नहीं, शरद जो बता रहे हैं, मीटिंग तो कई घंटे चली है ना। हाँ। ये जो मतदान वाला काम है, प्रस्ताव वाला, ये तो 10 मिनट में कंपोज हो गया होगा। हाँ। उस 10 मिनट से पहले का जो एक लंबी अवधि गुजरी है, हाँ, वो निश्चित रूप से पहले सेशन में, मतलब नहीं, वो किसी को पता नहीं है ना। हाँ। उस लंबी अवधि में क्या हुआ, उस लंबी अवधि में जम के बहस हुई होगी। हमेशा ही नियम ये होता है, मैंने एक पार्टी में भी काम किया है, जब किसी कमेटी में कोई विवाद जाता है तो विवाद के दोनों पक्षकारों के बीच में विचार विमर्श होता है। जब कोई आम सहमति नहीं हो पाती है तब फिर मतदान होता है, मतदान से फैसला होता है। यही तरीका है किसी संगठन को चलाने का, और कोई तरीका इसके अलावा नहीं हो सकता है। ठीक है, या तो कमेटी में जाने से पहले फैसला हो जाए। हासिल क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व और मजबूत होकर उभरा है या उन्होंने अपनी दावेदारी और पुख्ता की है? भाई, आम आदमी पार्टी के अंदर तो इस समय अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व की जीत हुई है, नंबर एक बात। नंबर दो, लेकिन नहीं, पार्टी के अंदर मैं कह रहा हूं। हाँ। मतलब पार्टी के अंदर चुनाव तो वो जीत ही चुके हैं, उसमें तो कोई बहस है ही नहीं। मेरा कहना है पार्टी के अंदर उनकी जीत हुई है। नंबर दो, ये जीत अंतिम नहीं है। ये विवाद, इस तरह के विवाद फिर पैदा होंगे, दोबारा फिर बहसें होंगी, छीछा लेदर भी होगी, और उसके बाद फिर मतदान द्वारा उन्होंने जो इस्तीफा भेजा है कार्यकारिणी को, जब वहां वो उपस्थित नहीं थे अपने इस्तीफे के कारणों को बताने या डिफेंड करने के लिए, इसको आप किस तरह से, इस टैक्टिक्स को कैसे देखते हैं? चूंकि आप एक पार्टी में रहे तो टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी को समझते हैं। मेरा कहना है कि ये सब रणनीतियां पार्टी में अंदरूनी तौर पर अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए ये अपनाई जाती हैं। ये भी कहा जाता है, देखिए, एक व्यक्ति कहता है कि मैं कमेटी का सदस्य रहना ही नहीं चाहता, मेरी इस पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप फेस वैल्यू कहें, हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। हम उसका दिमाग पढ़ने का, उसका मन पढ़ने का तो हम कोई दावा कर नहीं सकते, लेकिन उसका मन कुछ और भी ये जानना चाहता हूं। नहीं, मैं ये एक ललित, मतलब वो उसके अलावा मैं जानना चाहता हूं कि इसमें मिला किसको? योगेंद्र यादव को क्या मिला? वो तो बाहर कर दिया गया। योगेंद्र यादव को तो बहुत नुकसान हुआ, प्रशांत भूषण को भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ये नुकसान ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ये नुकसान होकर रह गया। विजय गोयल ने नुकसान आगे जाके वो लाभ भी बदल सकते हैं। संबित भाई ने कहा था, ठीक है, विजय गोयल और कांग्रेस का मैं बयान देख रहा था कि योगेंद्र को उनके बोलने की सजा मिली है। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं। योगेंद्र बोल रहे थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी आम आदमी पार्टी की नहीं, किसी भी पार्टी की, उनका सबसे बड़ा फोरम होता है। उस फोरम में उन्होंने अपनी बात रखी होगी, और मेरा मानना है मजबूती से रखी होगी। प्रशांत भूषण ने भी अपनी बात रखी होगी, मजबूती से रखी होगी। उनके खिलाफ भी खूब बहस हुई होगी जम के। ठीक है, 6-7 घंटे मीटिंग चली है। विवेक जी, सॉरी, प्रोफेसर लोगों को भाई नहीं कहना चाहिए, मैं कान पकड़ता हूं। नहीं, अच्छा नहीं लगता। मैं पुराने ख्याल का आदमी हूं, तो थोड़ा नया हो गया हूं तो उसमें कोई बात नहीं, निकल गया, स्लिप ऑफ टंग। हाँ, चलता है। संबित हमारे उम्र के आसपास के हैं तो फिर भी चलता है, मतलब। हाँ, मैं ये भी कोई इतने वरिष्ठ नहीं है जो आप, नहीं, वो जितने भी वरिष्ठ हो, मैं इतना ये होना चाहिए। आप प्रोफेसर हैं, सॉरी, मैं ठीक है। आपने बीएसपी में तो पूरी बाकायदा किताब लिखी है, उस किताब को मैं 4 बार अंडरलाइन करके पढ़ा हूं। ठीक है, वहां क्या आप ये कल्पना कर सकते थे कि इस तरह से वोटिंग होगा किसी बात को लेके?
नहीं देखिए, ये महत्वपूर्ण है या इन सब प्रक्रियाओं के नाम पे वही हुआ जो उन पार्टियों में होता है जहां ये सब प्रक्रियाएं नहीं होती हैं? प्रोफेसर साहब, नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अस्मिताएं खंडित होती हैं, उनके आंदोलन और उनके दल कुछ दूसरे प्रकार से चलते हैं, उनके मापदंड ही दूसरे होते हैं। लेकिन ये एक दल है जिसमें सब लोग पढ़े लिखे हैं, जिसके अंदर मास, इलिटरेट मास नहीं है, गांव का नहीं है, वो शहरी है, महानगर का, वो महानगर का गैजेट वाला है, और सब के सब, मतलब उसमें एक IAS IRS है, उसके अंदर एक मतलब शिक्षाविद है, पत्रकार है, कलाकार हैं, चित्रकार हैं, सब हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं उसके अंदर, और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त के प्रोफेसर रहे हैं। अगर हम योगेंद्र यादव जी को देखें तो वहां पर आप कौन सी परिपाटी स्थापित कर रहे हैं? अगर क्या नहीं किया इन्होंने? देखिए, मुझे एक नजर से लगा कि ठीक है, अब आमने सामने तो थे ना, हम और आप अगर विरोधी हैं, मुझे 8 घंटा तो बैठे एक दूसरे के सामने पे, बातें तो कही होगी ना, भले वो हार गए मतों से, लेकिन बातें तो अपनी कही होगी उन्होंने। सर्वप्रथम देखिए, एक अभिमानी व्यक्ति की तरह एक व्यक्ति वहां से गायब है, वो अपना इस्तीफा भेज देता है और स्वयं वो पार्टी के उसमें शामिल नहीं होता है, तो वो बीमार है, मतलब नहीं, वो ये तो बीमार मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन एक दल जिसकी सबसे बड़ी गलती आपने की थी और पूरे दिल्ली से आपने माफी मांगी, उस समय क्या इन लोगों को यह नहीं नजर आया था कि अरविंद केजरीवाल को पार्टी से बाहर निकाला जाए? लोगों ने माफ कर दिया उनको, और जनता, दिल्ली की जनता ने माफ कर दिया उनके दल वालों, जबकि सबसे वो माफी मांग रहे थे। तो क्या ये माफी, ये क्षमा क्या योगेंद्र यादव के लिए नहीं होनी चाहिए थी? अरे बाप रे, या फिर ये प्रशांत भूषण के लिए नहीं होना चाहिए था? अभय जी, प्रोफेसर साहब ने तो घुमा दिया, मतलब ये तो पूरी व्यक्तिवादी, केजरीवाल माफी मांग सकते हैं, इसका मतलब अपनी गलती एडमिट कर रहे हैं, तो जनता ने माफ कर दिया, तो वो माफी नहीं, तो क्या मैं, योगेंद्र जी हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी, अभी से नहीं, व्यक्तिगत मैं ये कह रहा हूं कि योगेंद्र प्रशांत भूषण ने माफी मांगी थी क्या? कोई योगेंद्र प्रशांत भूषण ने कोई क्षमा मांगी थी? नहीं, वो अपने पक्ष को सही मानते थे और अपने पक्ष पे सही होकर वो कार्य समिति की बैठक तक लगातार संघर्ष करते रहे। किसी भी पार्टी के अंदर अगर आप आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं, तकनीकी तौर पर आपको आना चाहिए था, मुझे नहीं पता है कि आंतरिक लोकतंत्र क्या होता है, आपको आना चाहिए था उस बहस में, आपको शामिल होना चाहिए था। आप ये देखना, ग्रेट डिबेट है बिल्कुल, अगर वो लेनिन और ट्रॉट्स्की वाला, बिल्कुल, अगर डिबेट है तो आपको शामिल होना चाहिए था, अपना पक्ष रखना चाहिए था। आपको होली दिन दाऊ, एक जो इमेज आप बार बार लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं, ये हम कैसे कह सकते हैं कि प्रशांत और योगेंद्र का होलियर दिन दाऊ इमेज नहीं है? नहीं, ये क्योंकि जिन लोगों ने जिस प्रकार की भाषा प्रयोग की है, और वो भी बहुत अदने कार्यकर्ता, मैं उनको कार्यकर्ता और लीडर के रूप में देख रहा हूं, उन लोगों ने जो भाषा का प्रयोग किया है, और वो भी पब्लिक भाषा। विवेक साहब, आप इसको महत्व क्यों नहीं दे रहे कि दोनों को मौका मिला एक दूसरे से बात कहने का, एक मतदान हुआ, 8 लोग कार्यकारिणी में ऐसे भी लोग हैं, नहीं, अगर 8 लोग हैं, मुझे तो लग रहा था कि योगेंद्र और ऐसा उनकी पराजय नहीं हुई है, ऐसी पराजय नहीं हुई है, और प्रशांत ही हैं इनके साथ, इनका कोई समर्थन नहीं है, लेकिन 8 लोग सामने पक्ष में भी लोग। एक होती है वास्तविकता, एक होती है औपचारिकता। अरे मतलब तुम ही सिपाही, तुम ही गवाही, तो मेरा तुम ही काजी। इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि तुम ही सिपाही, तुम ही गवाही। बिल्कुल, आप बताइए 11 लोग कौन हैं? वो लोग जो लोग निर्णय ले रहे हैं, हाथ उठा करके निर्णय ले रहे हैं, लेकिन 8 लोगों ने प्रशांत और योगेंद्र के पक्ष में वोट दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिसीजन आप कह रहे हैं कि एक प्रजातांत्रिक डिसीजन है, 17 लोग उनके पक्ष में थे, 8 इनके पक्ष में थे। हाँ, तो फिर आप बताइए, फिर फायदा क्या हुआ कि आप जो बात कहना चाह रहे थे उसको वैसे लिख करके कह देते? आप ये दिखावा क्या कर रहे हैं कि नहीं, हम एक फोरम में आएंगे और डिस्कशन करेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे? मुझे लगता है कि जो फॉरगॉन कंक्लूजन था वो ले लिया।